स्टोरी स्टार्ट होती है फिलीपींस से, जहां पूरी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। जो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था वो अब दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। मतलब पूरी सिटी का हाल बहुत खराब हो चुका था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फिर हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, फ्रांसिस, उसकी वाइफ एरिस और उनके दो बेटे, छोटा बेटा लूकस और बड़ा बेटा जोशुआ। अभी तक ये लोग किसी तरह सेफ थे, इसलिए फ्रांसिस डिसाइड करता है कि शहर में रहना अब काफी डेंजरस है, इसीलिए वो सबको लेकर अपने गांव चला जाता है। उसका ख्याल था कि वो लोग वहां पर सेफ रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द उसकी ये खुशफहमी टूटने वाली थी। जब फ्रांसिस अपने गांव वाले घर पहुंचा और अंदर गया तो वो ये देखकर शॉक हो गया कि घर की हालत बहुत खराब थी। हर तरफ मोड़ लगा हुआ था, स्पाइडर वेब्स नजर आ रहे थे और सामान बिखरा हुआ था। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी टाइम से वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। डरते डरते वो अपने पेरेंट्स की रूम की तरफ गया। रूम में जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने खुद को शूट कर लिया था। वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और ज़ॉम्बी बनने के बजाय उन्होंने अपनी जान लेना बेहतर समझा। फ्रांसिस उनके हाथ से गन उठाता है और उनकी वॉच भी ले लेता है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी मॉम हॉलवे में खड़ी नजर आती हैं। वो बुरी तरह से इंजर्ड थी और ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो बार बार सॉरी कहते हुए अपना सर दीवार में मार रही होती हैं। जैसे ही वो फ्रांसिस को देखती हैं, सीधा उसकी तरफ आने लगती हैं, लेकिन तब पता चलता है कि उनकी बॉडी तो दो हिस्सों में बटी हुई है, जो कि अब रेंगते हुए फ्रांसिस की तरफ बढ़ रही थी। फ्रांसिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी मॉम को भी शूट कर दिया। उसके बाद फ्रांसिस ने दोनों पेरेंट्स को गार्डन में बरी कर दिया ताकि उनकी सोल की डिसरिस्पेक्ट ना हो। फिर वो फैमिली को बताता है कि फिलहाल वो सब यहीं रहेंगे, यहाँ खाना भी है, पानी भी है और खेत भी है। फ्रांसिस को लगता था ये जगह उनके लिए सेफ है। सब उसकी बात मान लेते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि फ्रांसिस और एरिस के रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते और अक्सर एक दूसरे को अवॉइड भी करते हैं। कुछ देर बाद फ्रांसिस और जोशुआ सप्लाईज लेने के लिए स्टोर रूम जाते हैं। वहाँ उन्हें फार्म की चिकन्स मिलती हैं, लेकिन उनका केज लॉक था, इसीलिए फ्रांसिस जोशुआ को कीज ढूंढने के लिए कहता है। जोशुआ कीज ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे केयरटेकर की बॉडी लटकी हुई मिलती है। लगता था कि उसने ज़ॉम्बीज से बचने के लिए खुद को फांसी दी थी। हैरानी की बात ये थी कि फ्रांसिस ये सब देखने के बाद भी जोशुआ से कहता है कि केयरटेकर की पॉकेट से कीज निकाल लो, क्योंकि कीज उसी के पास होंगी। जोशुआ बहुत डरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बहुत मुश्किल से उस बॉडी के पास गया और कीज निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो डेड बॉडी उसके ऊपर आकर गिर गई और उसका ब्लड जोशुआ पर लगा। जोशुआ फौरन बाहर भागा और पंप के पास जाकर अपने हाथ और फेस धोने लगा। एरिस ने ये सब कुछ देख लिया और वो फ्रांसिस पर गुस्सा हो गई, लेकिन फ्रांसिस का कहना था कि अगर जिंदा रहना है तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद एरिस फ्रांसिस को बेसमेंट में जनरेटर दिखाने ले जाती है। बेसमेंट में जाते ही फ्रांसिस अजीब फील करता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह से उसका कोई पुराना ट्रॉमा जुड़ा हुआ हो। ये देखकर एरिस फ्रांसिस को वहाँ से बाहर ले आती है। सीन फिर डिनर टेबल पर शिफ्ट होता है। जोशुआ रेडियो ऑन करता है ताकि किसी और सर्वाइवर का सिग्नल मिल जाए, लेकिन फ्रांसिस उस रेडियो को बंद करने के लिए कह देता है। तब जोशुआ बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली किसी कैंप में सेफ हैं और शायद वो लोग भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात को सीरियस लेने के बजाय उसे टॉन्ट करने लगता है और ये कहता है कि उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की पड़ी है। फ्रांसिस का ये बिहेवियर देखकर एरिस उसे कन्फ्रंट करती है और याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो जोशुआ के साथ इस तरह बिहेव नहीं करेगा। उस रात फ्रांसिस को एक नाइटमेयर आता है। इस ड्रीम के थ्रू हमें उसके ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। फ्रांसिस का फादर बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव था। बचपन में वो उसे मारा करता था। यही वजह थी कि उसका वो पुराना ट्रॉमा अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और नाइटमेयर्स की शक्ल में उसे परेशान करता था। एरिस उसे संभालने की कोशिश करती है और फिर अगली सुबह एरिस की बातों को सोचने के बाद फ्रांसिस फाइनली मान जाता है और डिसाइड करता है कि वो सब उस कैंप की तरफ जाएंगे जहाँ जोशुआ की गर्लफ्रेंड की फैमिली मौजूद है। इस तरह सब लोग वैन में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में एरिस कहती है कि उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि एलिस और उसकी फैमिली उसी साइड पर हैं। पीछे से जोशुआ याद दिलाता है कि अंकल डिएगो ने भी यही बताया था। डिएगो का नाम सुनते ही फ्रांसिस का रिएक्शन अजीब सा हो जाता है और फिर एरिस और फ्रांसिस दोनों की बहस होने लगती है, यहाँ तक कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। तभी जोशुआ गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो लोग ब्रिज पर पहुंच चुके थे, मगर वहाँ पर तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और आगे बैरियर लगा था रास्ता ब्लॉक करने के लिए। फ्रांसिस के लाख मना करने के बावजूद एरिस गाड़ी से उतरकर बैरियर हटाने चली जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसकी आहट सुनकर बाहर
बाहर आ जाता है और उस पर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन फ्रांसिस टाइम पर उसे देख लेता है और ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इसी दौरान जोशुआ हॉर्न बजाता है ताकि फ्रांसिस को पीछे आने वाले ज़ॉम्बी के बारे में वार्न कर सके, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनते ही सिचुएशन और खराब हो जाती है। आसपास के ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर में पूरी वैन को घेर लेते हैं। किसी तरह एरिस और उसके दोनों बेटे वैन से बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन फ्रांसिस पीछे रह जाता है और ज़ॉम्बीज उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तब उसे एक डेड सोल्जर की बॉडी के पास ग्रेनेड मिलता है। फ्रांसिस फौरन ग्रेनेड एक्टिवेट करता है और ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। जैसे ही ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है, आसपास के ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं और फ्रांसिस किसी तरह वहां से बचकर निकल जाता है। उनकी वैन खराब हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन सबको पैदल जाना पड़ता है। इसी तरह लगभग 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। धीरे धीरे सब लोग नए हालत के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान फ्रांसिस चुपचाप वैन भी ठीक कर लेता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो बाहर से आते हुए फ्यूल, ऑयल और दूसरी जरूरी चीजें साथ लेकर आया था। अब जनरेटर भी चलने लगा था और पूरे घर में लाइट्स आ गई थी। घर का माहौल पहले से काफी ज्यादा काम हो गया था। कुछ दिन बाद दोनों भाई घर में पुरानी फोटोज देख रहे होते हैं। एक फोटो में उन्हें अपने अंकल डिएगो की तस्वीर मिलती है। तब लूकस मासूमियत से जोशुआ को ये कहता है कि भाई, तुमने नोटिस किया, तुम डैड से ज्यादा अंकल डिएगो जैसे लगते हो। जोशुआ दोबारा फोटो देखता है और उसी वक्त सब समझ आ जाता है कि उसके फादर उससे इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं और जोशुआ और लूकस में इतना फर्क क्यों करते हैं। उसे एहसास होता है कि वो असल में डिएगो का बेटा है, यानी एरिस का फ्रांसिस के भाई डिएगो के साथ अफेयर था। फ्रांसिस को ये बात पहले से पता थी। उसने एरिस को माफ कर दिया था और जोशुआ को अपना बेटा मानकर एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उनका रिलेशन रिसेंटली बिगड़ गया था। अंदर ही अंदर वो अपना गुस्सा कभी कभी जोशुआ पर निकाल देता था, जबकि इन सब में जोशुआ का कोई कसूर नहीं था। अगले दिन फ्रांसिस फार्म में चिकन्स देखने के लिए जाता है। वहाँ अचानक एक डॉग उसे काट लेता है। जब फ्रांसिस घर वापस आता है तो एरिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ से निकलकर किसी हॉस्पिटल या किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए, कहीं उसे डॉग बाइट से रेबीज ना हो जाए। लेकिन फ्रांसिस ये कहकर बात टाल देता है कि वो एक डोमेस्टिक डॉग था और ऐसे डॉग्स का इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत कम होते हैं। अब उन दोनों की इसी बात पर दोबारा से बहस होती है और घर का माहौल दोबारा खराब होने लगता है। इसी दौरान जोशुआ रेडियो पर कोई सिग्नल रिसीव करता है, लेकिन सिग्नल पूरी तरह क्लियर होने से पहले ही रेडियो बंद हो जाता है। जोशुआ फिर फ्रांसिस के पास जाता है और कहता है कि वो भी अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है और उन सबकी हेल्प करना चाहता है। इस बार फ्रांसिस फ्रस्ट्रेट होकर उसे एक फील्ड में ले जाता है और उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन जोशुआ से गन प्रॉपर्ली हैंडल ही नहीं हो रही थी। वो पहली बार ट्रिगर दबाता है और टारगेट को मिस कर देता है। इसी वक्त गन शॉट की आवाज सुनकर एरिस और लूकस भी वहां आ जाते हैं। फिर हमेशा की तरह फ्रांसिस और एरिस के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। जोशुआ दोनों को देखकर फ्रस्ट्रेट होता है और इस बार वो दोबारा एम करता है और ट्रिगर दबा देता है। इस दफा उसका शॉट सीधा टारगेट पर लगता है, लेकिन गन शॉट की आवाज दूर दूर तक फैल जाती है। फील्ड में मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सब के सब फौरन घर की तरफ भागते हैं। वो लोग किसी तरह घर के अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी घर के बाहर जमा होने लगते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता डेंजरस हो रही थी। तभी अचानक एक ट्रक वहां आता है। ट्रक की आवाज और मूवमेंट की वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान घर से हट जाता है। इसी तरह फैमिली एक बार फिर बच जाती है। ट्रक को देखते ही फ्रांसिस उसे पहचान लेता है। वो ट्रक उसके भाई डिएगो का था। अगली सुबह फ्रांसिस सीधा डिएगो के पास जाता है। वो अब भी उसे लेकर गुस्से में था। डिएगो से देखकर कहता है कि मैं तो सिर्फ मॉम और डैड के बारे में पूछने आया था। फ्रांसिस सीधा जवाब देता है कि वो मर चुके हैं। ये कहकर वो गन निकाल लेता है और डिएगो को वहां से जाने के लिए कहता है। डिएगो बहस नहीं करता। जाने से पहले वो फ्रांसिस को एक मैप दे देता है। उसका कहना था कि पहाड़ों में एक कैंप है जो काफी सेफ है और आगे जरूरत पड़े तो वो लोग वहां जा सकते हैं। ये कहकर डिएगो वहां से चला जाता है। फ्रांसिस पहले तो गुस्से में मैप जलाने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद फ्यूचर में मैप काम आ सके। कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान फ्रांसिस की मेंटल कंडीशन पहले से ज्यादा डिस्टर्ब लगने लगती है। एक दिन वो पूरे घर को क्रिसमस डेकोरेशन से भर देता है, जैसे कि वो किसी नॉर्मल दुनिया में रह रहा हो। डिनर के दौरान जोशुआ एरिस को बताता है कि फ्रांसिस के पास एक मैप है। एरिस हैरान होकर फ्रांसिस से पूछती है, लेकिन एरिस उस बात को छुपाने की कोशिश करता है। फिर अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने बच्चों के सामने ये कहता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि वो तुम्हारे अंकल डिएगो के पास जाना चाहती है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और फौरन एरिस की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। एरिस मेंटली एग्जॉस्ट होकर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ ये सच है, और वो फ्रांसिस से कन्फ्रंट कर देती है कि वो
उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही फ्रांसिस मैप निकालता है और सबके सामने उसे आग लगा देता है। उसके बाद वो घर के दरवाजे बंद करने लगता है, चेन्स लगाता है और एग्जिट को लॉक कर देता है। वो बार बार यही कहता रहता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और वो सब लोग यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन जोशुआ उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप हमें यहाँ जबरदस्ती रोक रहे हैं, बिल्कुल अपने फादर की तरह, जिस तरह वो आपको लॉक कर दिया करते थे। ये सुनकर फ्रांसिस बिल्कुल पागल हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से में आकर जोशुआ को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे से लग रहा था कि वो खुद भी अपनी हरकत से परेशान है। वो बस ये कहता है कि मैं ये सब चीजें तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। और फिर इसी टाइम अचानक घर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है और बाहर से किसी सोल्जर की आवाज आ रही थी। फ्रांसिस मना करता है कि दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन जोशुआ वो गुस्से में होता है और जाकर दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद सोल्जर बताता है कि पहाड़ वाला कैंप अब सेफ नहीं है, ज़ॉम्बी ने उस कैंप पर अटैक कर दिया था और वहाँ बहुत कम लोग बच पाए। सोल्जर बताता है कि वो जब ज़ॉम्बी से घिर गया था तब एक आदमी ने उसकी जान बचाई और उसे यहाँ का एड्रेस दे दिया। उस आदमी ने कहा था कि ये उसके भाई का घर है और यहाँ शायद उसे रहने दिया जाए। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो डिएगो की बात कर रहा है। तब डिएगो ने अपनी जान खतरे में डालकर सोल्जर को बचाया और जब सोल्जर वहाँ से निकला था, डिएगो खुद ज़ॉम्बीज के दरमियान फंस गया। फ्रांसिस ये सब सुनता तो है लेकिन फिर अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करता। वो सोल्जर को घर के अंदर रहने की इजाजत दे देता है लेकिन उसे बेसमेंट में रहने के लिए कहता है, फैमिली से दूर। कुछ देर बाद जब रात हो जाती है, इसी रात जोशुआ एरिस के पास आता है। वो एरिस से कहता है कि मॉम, मुझे पता चल गया है कि मैं फ्रांसिस का बायोलॉजिकल बेटा नहीं हूँ। एरिस खामोशी से उसकी बात सुनती रहती है। जोशुआ आगे ये कहता है कि शायद इसलिए डैड मुझसे इतना प्यार नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी उन्हें अपना डैड मानता हूँ और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो एरिस से ये कहता है कि वो घर छोड़कर जाना चाहता है। उसका प्लान था कि वो फैमिली के लिए कोई सेफ जगह ढूंढे। एरिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और मना करती है, लेकिन जोशुआ अपनी बात पर कायम रहता है। आखिर में एरिस हार मान जाती है। अगली सुबह फ्रांसिस उठता है और देखता है कि जोशुआ घर में नहीं है। फिर उसकी नजर खुले दरवाजे पर पड़ती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि जोशुआ घर छोड़कर भाग गया है। ये बात फ्रांसिस को अंदर से हिला देती है और इसी पॉइंट से उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरह बिगड़ने लगती है। वो अजीब और बेचैन हरकतें करने लगता है। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर होने लगता है। इसी हालत में वो किचन वाली साइड पर जाता है जहाँ एरिस, लूकस और वो सोल्जर खाना खा रहे थे और बिना कुछ सोचे समझे वो हैमर उठाकर उस सोल्जर को मार देता है। उसके बाद वो एरिस पर भी अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब एरिस की आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में बंद पाती है। लूकस भी उसके साथ था। दोनों बेसमेंट के अंदर कैद हो चुके हैं। एरिस फौरन सिचुएशन समझ जाती है। वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और लूकस से कहती है कि चीखना शुरू करे, ऐसा एक्ट करे कि उसे कोई चोट लगी है। लूकस उसकी बात मान जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर फ्रांसिस फौरन बेसमेंट में आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, एरिस उस पर अटैक कर देती है। वो फ्रांसिस को धक्का देती है और लूकस को उठाकर बेसमेंट से बाहर भाग जाती है। बाहर आकर वो फौरन बेसमेंट का दरवाजा लॉक करती है और फ्रांसिस अंदर बंद हो जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही सामने एक और खतरा खड़ा था। वहाँ डिएगो मौजूद था, लेकिन अब वो पहले वाला डिएगो नहीं था, वो ज़ॉम्बी बन चुका था। डिएगो सीधा एरिस की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। अंदर बंद फ्रांसिस जब इस केओस की आवाज सुनता है तो किसी तरह अपने आप को अनलॉक कर बाहर आता है। के सामने अपना भाई होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और फिर फ्रांसिस अपने ही हाथों से डिएगो को मार देता है। इसी दौरान उनकी नजर लूकस पे पड़ती है। तब उन्हें एक शॉक लगता है। पता चलता है कि डिएगो ने लूकस को काट लिया था, यानी वायरस अब लूकस की बॉडी में एंटर कर चुका था और अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। ये बात समझने के बाद फ्रांसिस और एरिस दोनों टूट जाते हैं। बहुत सोचने के बाद वो एक मुश्किल डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वक्त पर एक्शन लिया गया तो शायद लूकस बच जाए। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं लूकस का वो हाथ काट देंगे जहाँ पर डिएगो ने बाइट किया था। फ्रांसिस में करने की हिम्मत नहीं थी। अपने बेटे को उस हालत में देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। आखिर में एरिस खुद ही काम करती है, मगर बहुत मुश्किल के साथ वो लूकस का हाथ काट देती है ताकि वायरस आगे ना फैल सके। उसके बाद वो फौरन वॉन्ड पर बैंडेज करती है और ब्लीडिंग रोकने की इसी तरह कोशिश करती है और फ्रांसिस को कहती है कि वैन लेकर आओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनते ही फ्रांसिस बिना वक्त जाया किए वहाँ से दौड़ पड़ता है और इसी तरह दौड़ते दौड़ते वो उसी ब्रिज की तरफ पहुँच जाता है जहाँ वो पहले भी आ चुका था। जब फ्रांसिस ब्रिज के पास पहुँचता है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वहाँ उसका सामना किससे होने वाला है। इसी दौरान जोशुआ भी उसी ब्रिज के आसपास मौजूद था। उसके हाथ में राइफल थी। दूर से फ्रांसिस को देखा। फ्रांसिस की हालत काफी बुरी लग रही थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह थका हुआ नजर आ रहा था। जोशुआ ने जैसे ही उसे देखा उसके जहन में पहला ख्याल ये आया कि शायद फ्रांसिस इन्फेक्टेड है। डर और घबराहट में उसने अपनी राइफल सीधी फ्रांसिस की तरफ की। फ्रांसिस उसे देख रहा था लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सब कुछ समझा सके और फिर जोशुआ ने ट्रिगर दबा दिया। गोली
गोली सीधा फ्रांसिस को लगती है। फ्रांसिस गिर जाता है और जोशुआ उसकी तरफ दौड़ता है। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने क्या किया है। फ्रांसिस जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। जोशुआ रोते हुए उसके करीब आता है। तब फ्रांसिस उसे देखता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और हमेशा मेरे ही बेटे थे और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुन के जोशुआ टूट चुका था और जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही टाइम बाद फ्रांसिस मर जाता है और इसी तरह उसकी कहानी यहाँ खत्म होती है। फिर जोशुआ वैन लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो एरिस बाहर खड़ी थी। वो फ्रांसिस का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि फ्रांसिस किसी भी वक्त वैन लेकर वापस आएगा, लेकिन इस बार फ्रांसिस वापस नहीं आया। जोशुआ अकेला घर लौटता है। एरिस उसके चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। अब उनके साथ फ्रांसिस नहीं था, सिर्फ एरिस थी, जोशुआ था और लूकस था, और एक ऐसी दुनिया थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी एंड तक पहुंच जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह और भी अमेजिंग ड्रामा और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहेंगे।